आज का जो टॉपिक है अपना ना एकार्थी शब्द, क्या है? एकार्थी शब्द। देखो एकार्थी शब्द, इसी को अनेकार्थी भी बोलते हैं ना? हाँ, अनेकार्थी इसी को बोलते हैं। नहीं, अनेकार्थी दूसरा होता है। अनेकार्थी ऐसा होता है जो कि जिसके कई सारे अर्थ हो, और एकार्थी में ऐसा होता है बच्चों कि ये जो शब्द मिलेंगे ना, एक या दो से शब्द ज्यादा मिलेंगे, वो ऐसा लगता है कि दोनों देखने में दोनों का अर्थ समान हो सकता है, ऐसा लगता है, लेकिन उन दोनों के अर्थ अलग अलग होते पूरे। ठीक है, एकार्थी का सिंपल सा मतलब होता है एक शब्द ऐसा जिसका अर्थ एक ही हो, दूसरा अर्थ नहीं होगा। लेकिन कई बार क्या होता है, जब एक से ज्यादा शब्द आपके सामने आ गए तो ऐसा लगता है ये तो एक ही जैसे लग रहे और इनका अर्थ एक ही होगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ पे ना एकार्थी में हम लोग वही देखेंगे कि इनके शब्द किस तरीके से बदलते हैं बच्चों, है ना, यही अपने को देखना है आज टॉपिक में। देखो, तो इसका मतलब तो आपको समझ में आ गया कि एकार्थी क्या होता है, कि ऐसे कई शब्द आपको देखने के लिए मिलेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि इनके अर्थ एक जैसे होंगे, जबकि एक जैसे होंगे नहीं। जैसे कि पहला शब्द आपको बता, तो आप इसका अर्थ बताने की कोशिश करो कि क्या होगा। शब्द यहाँ पे ऐसा दिया है, कलर कहाँ चला गया यार इसका, पता नहीं यार ये क्या होता। हाँ, आ गया। ठीक है, सवाल यहाँ पे मैंने एक शब्द लिखा है, तो इसका अर्थ बताने की कोशिश करना कि एग्जैक्टली क्या हो सकता है। जैसे कि लिखा अगम, अगम का मतलब बताओ, अगम। और यहाँ पे दूसरा शब्द लिखा है दुर्गम। जहाँ जा सके दुर्गम, जहाँ नहीं जा सके वही। अगम का आप बंद कर लो पहले तो। अगम मतलब क्या होता है पता है? अगम और दुर्गम, देखो अगम और दुर्गम दो शब्द अलग अलग है। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर एक नजर में किसी ने देखा तो दोनों का अर्थ एक ही बताने की कोशिश करेगा, यस और नो, लेकिन दोनों के अर्थ बिल्कुल अलग अलग है बच्चों। अगम का मतलब क्या होता है पता है? जहाँ जा सके। नहीं, यही तो पूरा गलत हो गया। अगम मतलब जहां पहुंचा ना जा सके। हाँ, बता रहा हूं, वही तो गड़बड़ है पूरा, यहीं पे तो मार के जाते हैं आपके कभी कभी। ठीक है, अगम का ऐसा होता है कि जहां पर पहुंचा ना जा सके। आगमन होता है कि आ गया। आगमन मतलब क्या होता है? आना, आ गया, पहुंच गया। लेकिन ये होता है अगम, और अगम का मतलब होता है जहां पर पहुंचा ना जा सके। ठीक है, तो इसका मतलब लिखो जहां पहुंचा ना जा सके। कई बार हम लोग बोलते हैं कि वहां पे नहीं जाया जा सकता है, वहां पे पहुंचा नहीं जा सकता है ना, जैसे कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर बोले कोई आसानी से नहीं पहुंच सकता है, तो वो जो स्थान है ना वो अगम है। कैसा है? अगम, जहां पर आसानी से आप पहुंच नहीं सकते हो, जहां पे जाया ना जा सके, जहां पे पहुंचा ना जा सके। ठीक है, अभी दूसरा दिया दुर्गम। अगम और दुर्गम दोनों की मीनिंग ऐसा लगता है एक ही है। ठीक है, दोनों की मीनिंग एक ही लगती है, लेकिन अगम का मतलब बता दिया जहां पे पहुंचा ना जा सके, जहां पे पहुंचना मतलब पहुंचा ही नहीं जा सकता है। अभी नॉर्मली ये बताओ, अगर बोल दिया चांद पे जाना है तो हम लोग नॉर्मल जा सकते क्या चांद पे? एस्ट्रोनॉट्स ही जाते हैं, ये सुनो, मतलब वो अगर वहां पे पहुंचा नहीं जा सकता है नॉर्मली। अभी समझ के चलो चांद पे पहुंच चुके लोग, तो वहां पे पहुंचा जा सकता है। अब फिलहाल में अगर कोई व्यक्ति बहुत पैसे वाला है, वो खर्च करके चाहे तो वो रॉकेट वगैरह बनवा के जा सकता है, जैसे कि एलोन मस्क पता है आपको, वो भी पहुंच चुका है, ये सुनो, वो तो अभी कहाँ पे मंगल ग्रह पर बस्ती बसाने की प्लानिंग में है। अभी यहाँ पे देखेंगे शनि ग्रह पर, शनि ग्रह पे अभी पहुंचा नहीं जा सकता है, ये सुनो, पहुंचा जा सकता है क्या? नहीं। तो वो हो गया अगम, कि वहां पे पहुंचा नहीं जा सकता, जाया नहीं जा सकता, फिलहाल तो नहीं जाया जा सकता है, आगे फ्यूचर का पता नहीं। और दुर्गम ये होता है कि जहां पहुंचना कठिन हो, पहुंचा जा सकता है लेकिन जहां पे पहुंचना कठिन हो। समझा बच्चों? दुर्गम मतलब होता है कठिन, जहां पर पहुंचना कठिन हो। आप समझाए दो शब्दों से, दो शब्दों का क्या होता है प्रॉब्लम? सर ऊपर जया
जहां है वो जहां, जया नहीं है, वो मेरी मिस्टेक है पापा। हाँ, जया और निर्मा, सबकी पसंद निर्मा है ना। ये दूसरा है थोड़ा सा। जहां पहुंचा ना जा सके अगम और दुर्गम, जहां पहुंचना कठिन हो। अभी देखो अगला शब्द 3 नंबर, अलौकिक। चलो, अलौकिक। कृष्ण, धारावाहिक देखते हो ना, कृष्ण जब भगवान की जब बातें होती है ना, जब एक गाना बजता है ना बैकग्राउंड में, तो अलौकिक माया, जिसकी कल्पना ना की जा सके, ऐसा नहीं है इसका अर्थ। अपने को समझ में आता है कि ऐसा, लेकिन ये नहीं है। सोचो जरा क्या होगा। कल्पना से परे। कल्पना से परे, इसका शुद्ध हिंदी में क्या होगा पता है? जो दुनिया में पाया ना जाए। समझा है? कल्पना से परे क्या, आप क्या कर रहे हो? इमेजिन कर रहे हो। क्या कर रहे हो? इमेजिन कर रहे हो। वो सिर्फ इमेजिनरी है, वो यहाँ पे पाया नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पाया नहीं जाएगा। तो इसका शुद्ध सेंटेंस ऐसा लिखना है, जो सामान्यतः दुनिया में पाया ना जा सके। पाल को मत देखो। जो सामान्यतः सामान्यतः लोक या दुनिया दुनिया में पाया ना जाए। पाया ना जाए। क्लियर हुआ? हो गया बच्चों ये? अगला देखो, अगले 2 शब्द। 4 नंबर, स्वाभाविक। हाँ, ठीक है। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे स्वाभाविक और अस्वाभाविक मिला। स्वाभाविक मतलब क्या होता है? हम लोग किसी का व्यवहार ना उसके स्वभाव के आधार पर मतलब बताते हैं हम लोग, है ना, वर्णन करते हैं। तो स्वभाव का मतलब ये होता है कि लय में रहना, मतलब नियम में रहना, नियमों का पालन करना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर स्वाभाविक शब्द आया तो इसका सिंपल सा मतलब हो जाए प्रकृति के नियमों के नहीं। तो लड़की किताब में देखती है, मैं पूछ रहा हूँ ये और बताइए, इसका मतलब यही, मतलब गड़बड़ वही होता है। तो ज्यादा स्मार्ट मत बनो, जितना बताओ उतना ध्यान दो। स्वाभाविक और अस्वाभाविक है। अस्वाभाविक होता है प्रकृति के नियम के विरुद्ध, और यहाँ पे स्वाभाविक दिया है तो प्रकृति के नियम के साथ। हाँ, यहाँ पे का प्राकृतिक के नियमों के विरुद्ध। सर प्रकृति और प्राकृतिक अलग हो जाएगा ना? प्रकृति आएगा, प्रकृति। हाँ, तो ये, हाँ ये नेचुरल हो गया, प्रकृति आएगा ये। प्रकृति के नियमों के विरुद्ध, और यहां पे आएगा प्रकृति के नियमों के साथ। साथ ना छोड़ेंगे हम तुम्हारा, है ना, प्रकृति के नियमों के साथ। ठीक है बच्चों, ये डिफरेंस आता है। देखो ऐसा गड़बड़ हो जाता है पूरा। प्रकृति के नियमों के विरुद्ध और प्रकृति के नियमों के साथ। ठीक है, हो गया क्लियर? अब इसमें देखेंगे 6 नंबर का। हम लोग जब महाभारत देखते, कृष्णा देखते, ऐसे कोई जो पौराणिक धारावाहिक वो देखेंगे ना, तो उसमें ना अनुज और अग्रज आता है। क्या आता है? अनुज और अग्रज। अनुज मतलब छोटा। हाँ, अनुज। और 7 नंबर पे आता है अग्रज। बड़ा। यस। इसका जन्म बाद में हुआ अनुज, जिसका जन्म पहले हुआ अग्रज। हाँ,
इसमें ये होता है अनुज छोटा भाई और अग्रज बड़ा भाई, ऐसा आएगा। ये अनुज मतलब होता है भाई, छोटा भाई, ठीक है। तो पूरा शब्द में रखना, अनुज मतलब छोटा नहीं होता है, तो ये छोटा भाई और बड़ा भाई आएगा। क्या आएगा? छोटा भाई बड़ा भाई। सब ऊपर मेरा आनंद वही मेरा अनुभव एक्सपीरियंस इंग्लिश में हो गया ना भाई, अनुभव। आप बताओ, अनुभव तो हम लोग बोलते हैं आई हैव वेरी गुड एक्सपीरियंस, अनुभव। हाँ, तो अनुभव का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? किसी कार्य या चीज में निपुण होना, नहीं, किसी कार्य में प्रबल, नहीं, कार्य का देखो बच्चों, देखो अनुभव क्या होता है? अनुभव क्या होता है? जब कोई चीज बार बार करोगे तो आप बोलते हो कि मुझे इस चीज को करने का अनुभव है। अनुभव का मतलब होता है ज्ञान है। क्या आपको? ज्ञान। अब देखो कैसा होता है ये, जब बोलते हैं ना, कई बार एक स्टूडेंट है जो बहुत दिनों से पढ़ाई कर रहा है, स्टडी कर रहा है, तो बोलता है क्या मुझे तो इसका पूरा नॉलेज है, ज्ञान है, मुझे आता है। इसका मतलब क्या किया? उसने प्रैक्टिस की है। क्या की है? प्रैक्टिस की है। अब कई बार क्या होता है कि नॉर्मली हम लोग बात करेंगे अनुभव की, तो बोले किसी का जो व्यवहार होता है, आचरण होता है, उससे अनुभव से बताते हैं, बोले इसको इस चीज का बड़ा अनुभव है। अभी सुबह कुछ तो बात हुई थी क्लास में, बोले रेखा जया और सीधी रेखा, तो बोले आपको बड़ा अनुभव है कि नहीं? ये बात हुई थी कि नहीं? तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों, पता है? अनुभव का सिंपल सा मतलब होता है किसी चीज का व्यवहार या अभ्यास से प्राप्त ज्ञान। समझ में आया? इसका मतलब क्या? अनुभव। अनुभव आपको पता है, उसको एक्सपीरियंस बता दोगे, लेकिन क्या होता है पता है? व्यवहार या अभ्यास से प्राप्त ज्ञान, ज्ञान। क्लियर बच्चों? से प्राप्त ज्ञान। अब यहाँ पे देखो ऐसी मिस्टेक होती है, ये शब्द हम लोग एवरीडे यूज करते हैं, कई लोगों के मुंह से सुनते हैं, लेकिन उसकी एग्जैक्ट मीनिंग पता नहीं होती है। व्यवहार या अभ्यास से प्राप्त ज्ञान, मराठी में ज्ञान होता है, मराठी में ज्ञान होता है, वो ज्ञान। अनुभूति, अनुभूति बताओ। ओ अनुभूति की अम्मा, यहाँ देखो 9 नंबर। अनुभूति मतलब नहीं पता कुछ। आप कई बार बोलते हो मुझे तो पहले से ही पता था, है नहीं, मला माहित पडला म्हणे। हाँ, नहीं, अनुभूति। देखो पहले क्या होता है, साधु संत होते थे ना, पहले शांत बैठ के ना तपस्या करते थे, ठीक है? तो उनकी एक ऐसी शक्ति प्राप्त होती थी जो कि भविष्य देख पाते थे। भविष्य मतलब वो बता सकते थे आगे क्या होने वाला है। कई बार हम लोग ना ऐसे बता देते कि ये होने वाला है, कई बार बता देते पहले से, मतलब उनको वो अनुभूति मिलती है। क्या मिलती है? अनुभूति मिलती है। आप सोच लेते हो कि ऐसा हो सकता है, संकेत मिलता है ना। तो नॉर्मली बच्चों अनुभूति देखेंगे तो ये क्या होता है पता है? नॉर्मली चिंतन या मनन से या शांत बैठने से प्राप्त होने वाले भविष्य में कोई घटना पता चलती है, मतलब वो एक नॉलेज होता है, ज्ञान होता है। उसी ज्ञान को हम लोग बोलते हैं अनुभूति। क्या बोलते हैं? अनुभूति। इसका सिंपल सा मतलब ये आ जाता है बच्चों, चिंतन या मनन से प्राप्त आंतरिक ज्ञान। चिंतन या मनन से, ठीक है, सोचने से, विचार करने से आपको ना जो अंदर ही अंदर एक ज्ञान प्राप्त हुआ कि ऐसा हो सकता है। कई बार आप पिक्चरों में देखोगे, कोई घटना घट जाती है, ठीक है, तो हीरो क्या करता है? ऐसे पकड़ता है और सोचता है, पीछे की बातों को रिवर्स करता है कि नहीं? साउथ इंडियन मूवी में देखो, पूरा पिक्चर रुक रुक के फिर हीरोइन ऐसे बगल से जाती है, ऐसे हीरो मतलब गुंडा गोली चलाता है, गोली घूम के ऐसे निकलते, फिर देखता है बगल में। तो मतलब क्या कर रहा है? वो चिंतन कर रहा है, मनन कर रहा है, मतलब वो सोच रहा है कि भाई ऐसी घटना घटित होगी, तो अंदर अंदर उसको ज्ञान मिलता है। क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है, ठीक है।
तो सिंपल सा इसका मतलब अनुभूति होती है उसको कि चिंतन या मनन से प्राप्त आंतरिक ज्ञान, नॉलेज। ठीक है, तो इसको लिखेंगे चिंतन या मनन से, नहीं तो बोलोगे चिंता आता चीता चीता है क्या नहीं। हाँ, चिंतन या मनन, मनन मतलब होता है सोच विचार। क्या होता है? सोच विचार। ठीक है, चिंतन या मनन से प्राप्त आंतरिक ज्ञान। 10 नंबर पे क्या लिखा था आपको? अनुरूप। और 11 नंबर पे क्या बताया आपको? अनुकूल। आप देखो अनुरूप मतलब क्या होता है बच्चों? एक समान। ठीक है, तो इसका डायरेक्टली शब्द ही लिख लो, इसमें होता है समानता या उपयुक्तता का बोध होना, समानता का बोध होना। तो वही पहले बताया था, ये बताए थे नहीं तो ठीक तो था। तो ये वो फिर आप क्या नहीं पता, मैं कंफ्यूज कर रहा था थोड़ा सा तुम लोग को। देखो यहाँ पे अनुरूप का मतलब क्या हो गया? समानता का बोध। ठीक है, या फिर इसका मतलब दूसरा भी होता है अनुरूप मतलब उपयुक्तता, मतलब आपके पक्ष में हो सकता है। उपयुक्तता मतलब आपके लिए उपयोगी है। समानता का बोध या उपयुक्तता, उपयुक्तता। यस। और अनुकूल का मतलब क्या आएगा? अनुकूल का मतलब पक्ष, जो इसके पहले बताया था, पक्ष। और क्या था? हाँ, पक्ष या अनुसार का भाव प्रकट होना। हो गया? फटाफट लिखते चलो थोड़ा सा, और थोड़े से कर लेंगे हम लोग अच्छे से। आप देखो दो खतरनाक शब्द आए अभी, बहुत खतरनाक, जो आप सबको पता है। देखो अस्त्र, शस्त्र। आप बताओ इन दोनों में क्या है, दोनों में अंतर क्या है? अस्त्र और शस्त्र। अस्त्र शस्त्र नहीं, वो अस्त्र है कि नहीं? डायरेक्टली वो अस्त्र डाल दो क्या नीचे? ठीक है, चलो बताओ। हाँ भाई, दोनों लड़ाई में यूज होते हैं। बताओ। तो शस्त्र वो होता है जिसको हाथ में लेकर चला कर मारा जाए, और अस्त्र वो होता है जिसको, जो हथियार हमारे हाथ में होता है लेकिन उसका जो वार होता है कुछ दूरी पे जाकर लगता है, जैसे तीर हो गया। देखो सिंपल सी बात है, अस्त्र और शस्त्र दोनों लड़ाई में उपयोग किए जाने वाले संसाधन ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो अस्त्र होता है ना बेटा, ये फेंक कर चलाया जाता है, जैसे कि भाला, तीर, बंदूक की गोली, गोला बारूद, ये क्या होते हैं? अस्त्र होते हैं, मतलब फेंक कर चलाए जाने वाले, फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार। क्या क्या हो गया लड़की? बोले आप तो शब्द ही फेंक के मार देते, बोले है कि नहीं? वो अस्त्र हो गया, वो अस्त्र हो गया तेरा। ठीक है, अब शस्त्र क्या होते हैं बच्चों? जो हाथ में पकड़ कर चलाए जाते हैं, चक्कू। ठीक है, चक्कू, तलवार, गदा, गधा नहीं गदा, हाँ नहीं तो गधा, गदा। ठीक है, बेलन, चिमटा, फूकनी। ठीक है, झाड़ू, बापरे झाड़ू, भगोना, आवड़े भगोना, चुप रहे। हाथ में पकड़कर, मम्मी को घर में जाके बोलना, मम्मी ये कैसे क्या अस्त्र पड़े यहाँ पर? हाँ, ये अस्त्र बाहर फेंको, और तुम शस्त्र लेके बोले हाथ में खड़े हैं। हाँ, बेलन, चप्पल दोनों हो जाएगा।
चप्पल दोनों आए हो, पकड़ के भी मारते और फेंक के भी मारते। कैसा होता है पता है, जब बिगड़ी हुई औलाद पकड़ी जाती है ना तो पापा दो काम करते हैं, दो, पता है, अस्त्र और शस्त्र दोनों उपयोग करते हैं। कैसे पता है, एक टूटी हुई चप्पल रहती है तो पापा क्या बोलते हैं, बेटा टूटी चप्पल से मारू या चप्पल टूटने तक मारू, समझा, ऐसा चलता है। पकड़ के मारे तो हो गए शस्त्र और फेंक फेंक के मारे तो हो गए अस्त्र, समझा, अस्त्र और शस्त्र। 14 नंबर देखो, अवस्था, अवस्था, चलो बेटा, किसी कार्य में अवस्था, ये करना बेटर, ये बहुत जगह पे यूज होता है लेकिन हमको एग्जैक्ट मीनिंग ही पता नहीं होती इसकी। अवस्था, सोचो इसका ना, बच्चों हंसो मत, इसको सोचो जरा, क्योंकि ना आप एग्जाम में जब बैठोगे ना तुम भी सोचो जरा। नहीं, इसकी अवस्था बहुत गंभीर है। इसकी अवस्था बहुत गंभीर है, ऐसा बोलते हैं हम लोग, लेकिन उसकी मीनिंग क्या होती है, सिचुएशन, परिस्थिति हो गई। अवस्था तो वही हुआ ना। नहीं, यही तो प्रॉब्लम है, हिंदी है ये, हिंदी है क्या, ये हिंदी है, सोचो उसके बारे में। अवस्था, हम लोग कई बार ऐसा बोलते, देखो इसकी अवस्था कैसी हो गई है, यस और नो, इसकी अवस्था कैसी हो गई है, इसका मतलब क्या होता है पता है, मतलब अब उसकी अवस्था अच्छी नहीं है या फिर यह इसकी अवस्था अब अच्छी हो गई है, दोनों मामले में यूज होता है। अगर कोई बहुत अच्छा घर का आदमी होगा, हो सकता है कि अब कंगाल हो जाए, तो हम लोग बोलते हैं इसकी अवस्था कैसी हो गई है, ये पहला कंडीशन हो जाता है। या कई बार कैसा होता है कि भाई पहले कमजोर था, गरीब था, अब अच्छा हो गया है, या फिर पहले अच्छा था, कंगाल हो गया, दो ही का अवस्था होगी। तो अवस्था यहाँ पे क्या पता है, आपके जीवन का बीता हुआ समय, समझा, यह अवस्था क्या बता पता है, आपके जीवन का बीता हुआ समय। मुनका बाहर कौन देख जरा के, आपके जीवन का बीता हुआ भाग या समय, आपके जीवन का लिखो, आपका भी का मत लिखो, लिखने वाले जीवन कोई बात नहीं, हाँ, जीवन का बीता हुआ भाग, ठीक है बच्चों। देखो ऐसे शब्द जिनकी मीनिंग, अभी 4 ऑप्शन दिए रहेंगे तो बुरी कंडीशन भी डाल देगा ऑप्शन में, तो हम लोग वही लिख के आएंगे फिर, है कि नहीं, हालत खराब, तो इसकी अवस्था ऐसी, तो हमारे दिमाग में आता है कि इसकी अवस्था ऐसी होगी, हमने कई बार पिक्चरों में देखा, हॉस्पिटल में देखा, इधर देखा उधर देखा, तो अपने दिमाग में वही पिक्चर बनती है कि भाई इसका मतलब होगा खराब समय, बुरा वक्त, हम लोग इसकी तरफ जाएंगे भी नहीं, समझा, ऐसी मिस्टेक होती है। 15 नंबर का देखो, आयु, आयु, उम्र तो पता है आपकी उम्र कितनी, ऐसी पूछते उम्र कितनी है ना, आप कितने साल को ऐसा पूछा है, लेकिन एग्जैक्ट आयु का मतलब क्या होता है, हम लोग को जब सवाल पूछा जाता है तो हाथी की आयु कितनी होती है ऐसा बोलते हैं, हाथी की आयु कितनी होती है, चींटी की आयु कितनी होती है, पंछियों की आयु कितनी, जीवन काल होता है, इसका मतलब क्या होता है, जीवन काल। इसका मतलब एग्जैक्ट देखेंगे ना तो आयु का मतलब होता है जिया हुआ पूरा समय। रुको जरा, इसको लिखना क्या है, संपूर्ण जीवन काल लिखना है, क्या लिखना है, संपूर्ण जीवन काल। जैसे कि मच्छर सबसे कम समय तक जीता है 24 घंटे तक, ठीक है, तो उसका जीवन काल कितना होता है, 24 घंटे का, ठीक है। तो इस तरीके से आयु मतलब होता है संपूर्ण जीवन काल, क्या होता है, संपूर्ण, कोणता म्हण का झाला का बोलना, त्यामध्ये 5 तारीख वगैरह, हाँ, नाही तर काय महिन्यात 2दा भी येतात, हाँ, ऊपर दे दिए और मैं इसमें लगा दिया। क्या हो गया भैया, तो मैंने आधम वाला आगे संपूर्ण लिखा। अच्छा अच्छा, ये ऐसे लिखे देखो, संपूर्ण तो मराठी में हुआ ना सर, दोनों चलता है बेटा, दोनों सही है, वो शुद्ध और अशुद्ध शब्द भी देखेंगे ना, शुद्ध और अशुद्ध, ये वाला। चलो देखो अगला,
अगर शुद्ध अशुद्ध में बच्चों हम लोग का जो एक नया टॉपिक है ना, शुद्ध और अशुद्ध में देखेंगे ना, तो दोनों में से ना शुद्ध ये है, ये अशुद्ध में आता है, ये एक्चुअली मराठी में आ जाता है। किसमें आता है? मराठी। हिंदी में शुद्ध ये है, हाँ, संपूर्ण। अपराध, अपराध, दोषी, अपने जीवन में दोष। अपराध का मीनिंग है? बताओ तो, आप सोचो अपराध का मीनिंग तो मैं बताऊं। अपराध, जुर्म का गुनाह, गुनाह, जुर्म, गुनाह। अपराध का मतलब गुनाह करना होता है, जुर्म करना होता है, सही बात है, वो समानार्थी शब्द है। इसकी एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगी? बुरा करना अपने जीवन में किसी का, ये हाथ क्या वैसे। बताओ इसका मतलब क्या होगा? अपराध किसी का मर्डर करना, ठीक है, मर्डर किया, एक तो क्रिया हो गई, वो क्या हो गया? कार्य किया आपने, क्रिया, एक्ट किया। लेकिन यहाँ पे अपराध है, अपराध ठीक है, लेकिन अपराध की मीनिंग क्या होती है? गैर कानूनी कार्य करना, ठीक है, लेकिन गैर कानूनी को और थोड़ा सा छुट्टा करो, छुट्टा, अवैध का, अवैध को और थोड़ा छुट्टा करो। कानून के विरुद्ध किया गया कार्य, गुनाह करना। देखो अपराध किया है मतलब कुछ तो गलती की है, गुनाह किया है ना, तो ये गुनाह, अपराध, ये सब ना समानार्थी है। लेकिन अपराध की मीनिंग देखेंगे तो इसका मतलब क्या होता है पता है? कानून के विरुद्ध किया गया कार्य, ठीक है, कानून के विरुद्ध किया कार्य, कानून के विरुद्ध किया गया कार्य। क्लियर हो बच्चों? कानून के विरुद्ध किया गया कार्य। पाप, तू बहुत बड़ा पापी है, ऐसा बोलते हैं ना। पाप, पाप का मतलब क्या होता है ये बताओ आप? पाप, तू ऐसा काम करेगा तुझे पाप लगेगा, है ना, तुम ऐसा काम करो तुम्हें पुण्य मिलेगा, तो ये पाप एग्जैक्टली होता क्या है? संस्कृति के विरुद्ध कार्य करना, थोड़ा बहुत। पाप धार्मिक कार्यों में ही लगता है, सिंपल सी बात, ये समझ के चलो। देखो ये ज्यादातर किसके मुंह से सुना होगा? पंडितों के मुंह से। ये पाप लगेगा, माँ बाप बोलते थे ये पाप लगेगा, भगवान के पैर नहीं पड़ोगे तो पाप पड़ेगा, अब आप ऐसा करोगे तो पाप लगेगा। पाप हर जगह थोड़ी लगाते, पाप ऐसा कुछ लगते जो धर्म से रिलेटेड होता है। किससे? धर्म से रिलेटेड होता है, ठीक है। हाँ, तो इसमें करेंगे सामाजिक तथा धार्मिक। सामाजिक या धार्मिक, समाज या धर्म के प्रति के विरुद्ध किया गया कार्य। और पुण्य क्या होता है? प्रति किया गया कार्य, ठीक है। पाप पुण्य में ये बात ध्यान रखना, पाप और पुण्य। पाप में क्या होता है? समाज तथा धर्म के विरुद्ध किया गया कार्य, और यहाँ पे पुण्य में आएगा समाज तथा धर्म के प्रति के लिए किया गया कार्य, ठीक है। सामाजिक तथा धार्मिक नियमों के विरुद्ध किया गया कार्य, नियमों के विरुद्ध। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बताया? पाप में धार्मिक तथा सामाजिक नियमों के विरुद्ध किया गया कार्य होता है पाप, और पुण्य क्या होता है? सामाजिक तथा धार्मिक नियमों के प्रति किया गया कार्य, या फिर के लिए किया गया कार्य। तो यहाँ पे सिर्फ डाल देना, ये पूरा कॉमन है, नियमों के लिए किया गया कार्य, नियमों के प्रति किया गया कार्य। ये जो एक्स्ट्रा बता रहा हूं ये बुक में नहीं है आपके, ये एक्स्ट्रा बता रहा हूं कि उससे रिलेटेड है।
एकदम से ये अपोजिट वर्ड भी आ रहा है। किसमें? हाँ, पाप और पुण्य एक दूसरे का विरुद्धार्थी है। अस्त्र शस्त्र नहीं, अस्त्र अपोजिट नहीं है। समान है। अस्त्र और शस्त्र ना, ये एक हथियार है दोनों, तो दोनों एक दूसरे के विरुद्ध नहीं है वो, लेकिन अगर फेंकने वाले और चलाने वाले सिर्फ ऐसे है। किसमें? विलोम में दिया है किधर? देखना पड़ेगा, देख लेंगे, चलो ठीक है। यहाँ पे देखो बेटा, पाप और पुण्य एक दूसरे क्या हो गए? विरुद्धार्थी आ गए, विलोम शब्द है, ठीक है, अपोजिट। अभी 19 और 20, अब इनमें दोनों बताओ क्या क्या एग्जैक्टली। दोनों एक जैसे दिखेंगे लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ है। एक होता है अनुरोध और एक होता है आग्रह। अनुरोध और आग्रह, चलो, अनुरोध और आग्रह नहीं नहरे में क्या गंदा, कितना गंदा पोर गए जी, क्या पोर गए। अनुरोध देखो, देखो बच्चों, अनुरोध और आग्रह, बताओ जरा क्या इसका होगा? गिनती करना। देखो, नहीं सोचो इसके बारे में। अनुरोध किसी चीज के लिए माना था, गिड़गिड़ाना, क्या? नहीं, विनती करना। हाँ, विनती करना होगा। मतलब यहाँ पे क्या होता है बच्चों, देखो, अनुरोध जो होता है ना, वो आग्रह पूर्वक की गई प्रार्थना। यहाँ पे प्रार्थना करते हैं हम लोग, प्लीज बोलते हैं ना हम लोग, प्लीज। प्लीज मतलब होता है आप ना प्रार्थना करते हो, इज्जत तब कहते हो डायरेक्टली, इज्जत प्लीज साइड में देते हैं ना, ऐसा होता है। तो ये अनुरोध का मतलब होता है आग्रह पूर्वक, आग्रह पूर्वक। पहले बेटा ध्यान दो, यहाँ पे मैं और तुम बाद में देखेंगे। आग्रह पूर्वक की गई प्रार्थना। आप देखो, आग्रह तो यहाँ पे भी आ गया, अनुरोध में आग्रह आ गया है ना। अब आग्रह की एग्जैक्ट मीनिंग क्या होती है वो अपने को बताना है। आग्रह, आप बताओ, आग्रह किसी से किसी चीज की याचना करना। नहीं, याचना मतलब होता है सिर्फ मांगना। याचना एक तरीके की प्रार्थना होती है, रिक्वेस्ट। हाँ, तो यहाँ पे आग्रह लिखा है। आग्रह का सिंपल सा मतलब होता है डॉक्टर ढीठ बनना। क्या होता है? ढीठ, हट करना, हट। क्या होता है ये? हट। जबरदस्ती इसको बोलते हैं ना, ये आग्रह करना, हट किया उसने। आप अपने बच्चे देखो, अब बच्चे क्या करते? रोते हैं, वो हट करते। क्या करते हैं? हट करते, आग्रह करते। और जब तक, ये क्या लिखा है? नहीं तो बोलेगा हट। यहाँ पे हट लिखा है, क्या लिखा है? हट। हट नहीं, हट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है पता है? बच्चे हट करते हैं, इनडायरेक्टली जिद करते। क्या करते हैं? जिद। ये आग्रह का मतलब होता है हट करना, जिद करना। बच्चे रोना स्टार्ट किए ना, जब तक उनको कुछ मिलता नहीं है तब तक वो रोना बंद करते नहीं है। तो वो होता है उनका आग्रह करना, वो होता है हट वाला, जिद्दी वाला आग्रह बना, ठीक है। तो यहाँ पे आग्रह करने का क्या हो जाएगा? हट करना। चलो बच्चा, तो यहाँ पे क्या होगा? हट पूर्वक की गई प्रार्थना। आप समझ में आया? यहाँ पे क्या? हट पूर्वक की गई प्रार्थना मतलब जबरदस्ती की गई प्रार्थना। हम लोग ट्रेन में जाते हैं, गर्दी, हम लोग प्लीज साइड में हो जाए, नहीं होता तो जबरदस्ती घुस जाते हैं हम लोग, देखा है? तो वही होती है जबरदस्ती की गई प्रार्थना। मतलब आपको करना तो है ही, एक बार आपने पूछ लिया, माना तो ठीक है, नहीं तो लाते तो भूत कहाँ मानते। समझ में आया? तो वैसी बात है वो। तो यहाँ पे आज हिंदी का यहीं पे स्टॉप करते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।